हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल यू टू प्रॉपर आईएसपीसीएस चैनल। 21 अगस्त को हमने यहाँ पे करंट अफेयर डिस्कस नहीं किया था, इसलिए कंबाइन करेंगे 21 और 22 अगस्त के जो करंट अफेयर होंगे उनको कंबाइन करेंगे। कोशिश ये की जाएगी कि आपके जो करंट अफेयर है वो कुछ भी ना छूटे, और जितने भी करंट अफेयर है ये सारे यूपीएससी और अदर पीसीएस स्टेट एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी टाइम वेस्ट। तो यहाँ पे सबसे पहले जो न्यूज़ है हमारे पास, जो ये चंद्रयान 3 मून है, 3 जो हमारा मिशन है, उसने उसने क्या किया है कि जो उसका प्रोपल्सन मॉड्यूल है, प्रोपल्सन मॉड्यूल से जो हमारा लैंडर है वो सेपरेट हो चुका है 17 अगस्त को। तो आफ्टर 34 डे ऑफ आफ्टर लॉन्च क्या हुआ कि ये जो प्रोपल्सन मॉडल है, इस प्रोपल्सन मॉडल ने लैंडर को सेपरेट कर दिया। अब मैं यहाँ पे चंद्रयान 3 के बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं कि इस चंद्रयान 3 मिशन में कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व थी या कौन कौन सी चीज़ें थी। तो ये देखिए, सबसे पहले था इसका प्रोपल्सन मॉडल। इस प्रोपल्सन मॉड्यूल से क्या होना था कि लैंडर को उतरना था, और जब चंद्रमा की जो सतह है उस पर जब उतरेगा तो फिर लैंडर से एक दूसरी चीज़ निकलेगी जिसे हम बोलेंगे रोवर। और ये रोवर चंद्रमा की सतह पे क्या करेगा, ये 6 पहियों की गाड़ी होगी, और ये 6 पहियों की गाड़ी जब चंद्रमा पे उतरेगी लैंडर से तो ये वहाँ पे एक्सप्लोरेशन करेगा। अब यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ, ये जो चंद्रयान 3 है, इसको भेजा गया था LMV Mark 3 के द्वारा। तो लैंडर ये है, ठीक है, LMV Mark 3 के द्वारा इसे भेजा गया था। अब ये देखिए, ये क्या है, ये एक हमारा लैंडर रॉकेट है, ये हमारा LVM-3 लॉन्च रॉकेट है हमारा। और इस लॉन्च रॉकेट के बारे में आपको बता दूं, देखिए इसमें 3 स्टेजेस होती हैं। जो पहली स्टेज होती है वो सॉलिड होती है, और सॉलिड स्टेज के साथ ही 2 स्ट्रैप ऑन बूस्टर होते हैं। स्ट्रैप ऑन बूस्टर क्या होते हैं, जो स्ट्रैप ऑन बूस्टर होते हैं वो क्या करते हैं, इनिशियली जो थ्रस्ट होता है किसी भी रॉकेट को ऊपर जाने के लिए वो उसको प्रोवाइड करते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, जब थ्रस्ट बहुत ज़्यादा होता है तो अकॉर्डिंग टू दैट न्यूटन्स थर्ड लॉ, वहाँ पे एक्शन रिएक्शन होता है, तो वो ऊपर की तरफ जाता है, तो पीछे की तरफ धुआं निकलता है और वो जो अपना रॉकेट होता है वो ऊपर चले जाता है। तो ये है फर्स्ट, हमारे ये होता है फर्स्ट स्टेज, ये यहाँ पे देख रहे होंगे, ये फर्स्ट स्टेज है। दूसरा स्टेज है ये वाला, इसमें विकास इंजन होता है। मतलब जो सेकंड स्टेज होता है ना, वो लिक्विड स्टेट होता है। इस लिक्विड स्टेट में हमारा विकास इंजन होता है, और ये क्या होता है, लिक्विड स्टेज में होता है। जो थर्ड स्टेज होता है हमारा, ये थर्ड स्टेज होता है क्रायोजेनिक स्टेज। तो थर्ड स्टेज हमारा क्या हो गया, क्रायोजेनिक स्टेज। और ये जो सबसे ऊपर है, यहाँ पे पेलोड होता है। तो यहाँ पे पेलोड, कौन सा पेलोड है, यहाँ पे पेलोड है ये वाला, कौन सा, ये अपना जो प्रोपल्सिव मॉड्यूल था। प्रोपल्सिव मॉड्यूल के अंदर लैंडर था, और लैंडर के अंदर क्या था, हमारा रोवर था। तो प्रोपल्सिव मॉड्यूल से लैंडर अब अलग हो गया है, और ये लैंडर जब चंद्रमा की सतह पे आएगा तो ये अपने अंदर से रोवर, जो 6 पहियों की गाड़ी होगी, उसको उतारेगा, और ये रोवर ही क्या करेगा, वहाँ एक्सप्लोरेशन करेगा। अब इसकी सबसे खास बात ये है कि जो हमारा चंद्रयान 3 है, ये साउथ पोल पे उतरेगा। ये जो कि अभी तक कोई भी कंट्री ये चीज़ नहीं कर पाई, और साउथ पोल पे अगर ये उतर जाता है तो इंडिया विल बी द फर्स्ट कंट्री जो साउथ पोल पे अपना कोई भी मिशन उतारेगी। ठीक है, तो आई होप अपना चीज़ आप समझ गए होंगे। नाउ आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ आई है कि जो खरीफ क्रॉप का जो हमारा एरिया है, सोइंग एरिया है, वो इंक्रीज हो गया है एज़ कम्पेयर टू द लास्ट ईयर, जो कि बहुत अच्छी बात है। बट ये जो डाटा, ये देखिए, ये डाटा निकाला है यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने। अब यहाँ पे क्या है, देखिए, जो राइस का जो एरिया था ना, वो पहले 345 लाख हेक्टेयर था, जो कि इंक्रीज हो गया 360 लाख हेक्टेयर हो गया। यहाँ पे मैंने आपके लिए टेबल बनाई है, इस चीज़ को भी देखेंगे। नाउ यहाँ पे देखिए, राइस का जो एरिया इंक्रीज हो गया है, ये तो मैंने आपको बता दिया। बट वहीं कुछ ऐसी क्रॉप्स हैं जिनका एरिया क्या हुआ है, वो कम हुआ है, सोइंग एरिया कम हुआ है, और कुछ ऐसी क्रॉप्स हैं जिनका सोइंग एरिया ज़्यादा हुआ है। तो नाउ यहाँ पे अगर देखेंगे, जो राइस है उसका, राइस का जो एरिया तो इंक्रीज हुआ है, बट वहीं अगर आप पल्सेस को देखेंगे ना, तो जो पल्सेस के जो एरिया था 2022 में 126.52 लाख हेक्टेयर था, जो कि घट के 114.93 हो गया। वहीं अगर यहाँ पे सबसे अच्छी बात है, तो 3 चीज़ें आपको याद रखनी है। राइस का जो एरिया है, सोइंग एरिया इंक्रीज हुआ है। कोर्स सीरियल्स का, जिन्हें हम अब यहाँ पे श्री अन्न भी कह रहे हैं,
तो गोट सीरियल का जो एरिया है वो भी इंक्रीज हुआ है और शुगर केन का एरिया भी क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। वहीं अगर पल्सेस के जो सोइंग एरिया है वो कम हुआ है, ऑयल सीड का भी कम हुआ है, कॉटन का भी सोइंग एरिया कम हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, और जूट एंड मिस्टा का भी जो एरिया है, सोइंग एरिया है, वो कम हुआ है। ये देखिए याद रखने वाली चीज़ें है क्योंकि यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे खरीफ क्रॉप के बारे में थोड़ा सा बात कर देते हैं। पर पहले ये बता दूं कि टोटल 3 प्रकार की क्रॉप होती हैं, खरीफ, राबी एंड जायद। आप सभी को पता है जो रबी खरीफ क्रॉप है वो मानसून के टाइम पे ही उगाई जाती है और अक्टूबर के टाइम पे इसको काटा जाता है। वहीं रबी क्रॉप की बात करूँ तो मैं जो अपनी ये रबी क्रॉप होती है ये ठंडियों के टाइम पे यानी कि नवंबर के टाइम पे ही ये सोइंग की जाती है और हार्वेस्ट की जाती है अप्रैल के टाइम पे। ठीक है, अब देखिए जो खरीफ की जो क्रॉपें हैं इनमें कौन कौन सी मुख्य है, तो इसमें हो गया राइस, हो गया कॉटन, हो गया और मेज हो गया, ये 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। वहीं अगर हम रबी क्रॉप की बात करें तो यहाँ पे वीट हो गया, ग्राम हो गया, मस्टर्ड हो गया, इनको तो आपको पक्का याद रखना है। वहीं जायद क्रॉप की बात करें तो पम्पकिन हो गया, कुकुम्बर हो गया और बिटर ग्राउंड हो गया, जिसे करेला भी कहते हैं। देखिए जायद क्रॉप वो क्रॉप होती है जिनमें थोड़ा सा पानी वाली चीज़ें, मतलब अगर आप उनको खाओगे तो पानी जैसा निकलेगा, जैसे पम्पकिन हो गया, कुकुम्बर हो गया। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा नॉलेज ये है कि दोस्तों जो मिल्क में प्रोडक्शन है अपना इंडिया का वो फर्स्ट नंबर पे है। पल्सेस में इंडिया सबसे ज़्यादा क्या है, प्रोड्यूसर भी है और कंज्यूमर भी है। वहीं बॉम्बू की बात करें तो बॉम्बू सेकंड नंबर पे हम कल्टीवेशन करते हैं आफ्टर चाइना। वहीं अगर हम राइस की बात करें तो राइस भी हम सेकंड नंबर पे है राइस में प्रोडक्शन में आफ्टर चाइना। ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए क्योंकि ये चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं प्रीलिम्स में भी। ठीक है, अब ना यहाँ पे तीसरी बात करते हैं, जो बेंगलुरु में अभी क्या हुआ है, 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस को बनाया गया है, वो भी 43 डे, जस्ट 43 डे में। ठीक है, और ये किसके द्वारा बनाया गया है, L&T के द्वारा, लार्सन एंड टर्बो कंपनी के द्वारा। इसमें टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट था IIT मद्रास का। अब यहाँ पे हमारे लिए जानना जरूरी हो जाता है कि जो ये अपना 3D है ये होता क्या है। देखिए 3D में क्या होता है ना, जो ये 3D है इसको पहले तो एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग भी कहा जाता है। ये मैन्युफैक्चरिंग में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब इसमें क्या होता है ना, 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया जाता है लेयर बाय लेयर, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेयर बाय लेयर किया जाता है। तो जो 3D प्रिंटिंग है जिसे हम एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग भी की जाता है, इसमें 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट को लेयर बाय लेयर बनाया जाता है। किसके द्वारा, कंप्यूटर क्रिएटेड डिजाइन, कंप्यूटर के जो डिजाइन को किसके द्वारा बनाया जा रहा है, कंप्यूटर के द्वारा बनाया जाए, और कैसे लेयर बाय लेयर बनाया जा रहा है। ठीक है, तो 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स को लेयर बाय लेयर बनाया जाता है कंप्यूटर के जरिए। अब वो जब 3D फिगर बनाया जाता है कंप्यूटर के जरिए तो उसके बाद क्या किया जाता है, उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है और फिर हम क्या बना पाते हैं, लेयर बाय लेयर वो जो ऑब्जेक्ट है उसको फिजिकली बना पाते हैं। जिससे ये जो टेक्निक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेक्निक है। इससे क्या होता है कि इफ़िशियंसी जल्दी आ जाती है चीज़ों में। ठीक है, वेरियस इंडस्ट्रीज़ में इसका उपयोग होता है। तो जैसे आप देख सकते हैं 3D प्रिंटिंग का जो उपयोग होता है वो अलग अलग, जैसे ऑटोमेटिक में, एरोस्पेस में, हेल्थ केयर में, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आप चाहे तो यहाँ पे पढ़ सकते हैं अलग अलग चीज़ें। ठीक है ना, वो अब आगे बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर की तरफ। देखिए अभी क्या हुआ ना, ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन डिजिटल हेल्थ हुआ है। देखिए हमने जब हम हेल्थ की बात करते हैं तो हेल्थ, ओवरऑल हेल्थ की बात करते हैं हम, यूनिवर्सल हेल्थ की बात करते हैं हम, तो डिजिटल हेल्थ भी आज की डेट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे टेली हेल्थ की बात करते हैं हम, तो यानी कि अगर हमारे पास, जो हम गांव में रह रहे हैं, अगर गांव में अच्छे डॉक्टर ना हो तो डिजिटल हेल्थ के माध्यम से उनको कंसल्ट किया जा सकता है और उनके लिए जो मेडिसिन है उनको प्रिस्क्राइब किया जा सकता है। तो वहीं ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन जो डिजिटल हेल्थ था उसमें क्या हुआ था कि कैपेसिटी को इंक्रीज़ करने की बात करी गई, जो कंट्रीज़ है उनकी इंटरनेशनल कोऑपरेशन, उसके बाद कन्वर्जेंस ऑफ आइडिया एंड एफर्ट्स को लगाया जाएगा, किस तरीके से डिजिटल हेल्थ में एफर्ट्स हम डालेंगे, और जो डिजिटल सॉल्यूशन है उनको स्किल अप करने की कोशिश की गई है। इंडिया का क्या प्लेटफॉर्म है, ई संजीवनी पोर्टल, आपको पता ही होगा, जिसमें टेली हेल्थ कंसल्टेशन दी जाती है। अब सभी आपको पता है जो कोरोना के टाइम पे लोग इधर उधर नहीं जा पा रहे थे, तो जो मेन चीज़ें थी वो क्या थी, डिजिटल हेल्थ के जरिए ही चीज़ों को संभव किया गया है। ठीक है, किया गया था और किया जाएगा। नाउ अब अगले अगले करंट अफेयर की तरफ पढ़ते हैं। फ्लड वाच एप्लीकेशन की बात करते थे कि सबसे पहले जो ये फ्लड वाच एप्लीकेशन है ये करेगा क्या, ये करेगा एक रियल टाइम फ्लड अपडेट देगा ये किसी भी एरिया के अंदर। ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, सेंट्रल वाटर कमीशन के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसके बारे में भी अभी हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, ये 7 डे एडवाइजरी
प्रोवाइड कराएगा जब भी फ्लड आने के चांसेस होंगे किसी भी स्टेशन पे कंट्री के किसी भी पार्ट में, ठीक है। और ये सारे किस तरीके से होंगे, उन जगह पे मेजरमेंट गजेस लगाए जाएंगे, इंस्ट्रूमेंट लगाए जाएंगे, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, इसमें कलर कोडिंग की गई है। कलर कोडिंग कैसे करी गई है कि जब फ्लड नॉर्मल है, एबनॉर्मल है, सीवियर है, एक्सट्रीम है, उस हिसाब से कलर कोडिंग की गई है। अगर नॉर्मल है तो ग्रीन रहेगी, अगर एबव नॉर्मल है तो येलो कलरिंग होगी, और सीवियर है तो ऑरेंज कलरिंग होगी, और एक्सट्रीम फ्लड है तो वहाँ पे रेड कलरिंग हो जाएगी। इस तरीके से जो ये ऐप होगा ये स्टेट वाइज, बेसिन वाइज फ्लड फॉरकास्ट करेगा 24 आवर, और फ्लड एडवाइजरी प्रोवाइड कराएगा 7 डे के अंदर अंदर, अप टू 7 डे में ये क्या करेगा, अपनी एडवाइजरी को रिलीज़ करेगा। तो इससे क्या हो जाएगा ना कि कहीं पे भी अगर फ्लड आने की संभावना है वहाँ से लोगों को रेस्क्यू किया जाएगा, और वहाँ उनको बोला जाएगा कि आप यहाँ से हट जाएंगे कुछ टाइम के लिए। तो ये एक अच्छी पहल है जो सेंट्रल वाटर कमीशन ने की है, और धीरे धीरे चीज़ें अपने आप को अपडेट कर रहे हैं डिजास्टर मैनेजमेंट की तरफ ना। यहाँ पे सेंट्रल वाटर कमीशन के बारे में जानना भी इम्पोर्टेंट है। तो जो सेंट्रल वाटर कमीशन है ये एक अटैच ऑफिस है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति का, जो कि किस डिपार्टमेंट के अंदर आता है, डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्स एंड रिवर डेवलपमेंट, गंगा रिज्यूविनेशन के अंदर आता है। अब एक चीज़ आपको यहाँ पे समझने की बात है, जो ये सेंट्रल वाटर कमीशन है इसके जो हेड होते हैं या चेयरमैन होते हैं उसको किसके द्वारा हेडेड किया जाता है, एक्स ऑफिशियो सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो एक्स ऑफिशियो सेक्रेटरी, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो सेक्रेटरी होते हैं ना, वही इसके क्या होते हैं, हेड होते हैं, चेयरमैन होते हैं, जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल वाटर कमीशन के, ठीक है। इसकी 3 विंग है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, डिजाइन एंड रिसर्च विंग, रिवर मैनेजमेंट विंग एंड वाटर प्लानिंग एंड प्रोजेक्ट विंग। तो 3 विंग है, जो चीज़ आप याद सकते हैं। इतना ही आप फिलहाल याद रखिएगा, क्योंकि इससे ज़्यादा आपको याद रखने की ज़रूरत है नहीं। सिंपली आपको ये पता होना चाहिए किस डिपार्टमेंट के आना था, मिनिस्ट्री कौन है, और कितनी विंग है, और हेड कौन होता है इसका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ट्रेडिशनल मेडिसिन ग्लोबल समिट, अभी जो ग्लोबल समिट हुई थी ट्रेडिशनल मेडिसिन की, अभी इंडिया ने क्या किया ना कि WHO के साथ मिलके ट्रेडिशनल मेडिसिन ग्लोबल समिट को हेल्ड किया था 17-18 अगस्त 2023 को गांधीनगर गुजरात में, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, हेल्थ पे विशेष ध्यान दे रहे हैं। अभी आपको पता है इंडिया में G20 समिट भी चल रहा है, तो वहाँ पे भी हेल्थ को हम प्रमोट कर रहे हैं कि किस तरीके से यूनिवर्सल कवरेज होगा हेल्थ का। तो ट्रेडिशनल मेडिसिन में हमारे पास क्या है, आयुष मिनिस्ट्री है, ठीक है। आप सभी को पता है आयुर्वेद, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी वगैरह, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है कि हमें मोबिलाइज करना है हमारा एम ये है कि हम अपने पॉलिटिकल कमिटमेंट को मोबिलाइज करें, एविडेंस बेस्ड एक्शन पे हम जो ट्रेडिशनल मेडिसिन है ना उनको आगे बढ़ाएं, ठीक है, उनको, और उसके साथ जो वेलबींग है, हमारे हेल्थ एंड वेलबींग नीड्स हैं, उनको एड्रेस करने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। तो इतना ही आपको याद रखना था, इसमें इससे ज़्यादा आपको ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। जो इम्पोर्टेंट इसमें है कि ट्रेडिशनल मेडिसिन का उपयोग किस तरीके से हो सकता है, इसके पीछे की जो लॉजिक है वो क्या है, ठीक है। तो ट्रेडिशनल मेडिसिन हमारे लिए बहुत ज़्यादा होती है प्रिवेंटिव मेजर मतलब हमें प्रिवेंटिव मेजर्स क्या होते हैं कि हम मतलब डिजीज़ होने से पहले ही हम क्या करें, कुछ इस तरीके से चीज़ों को यूज करें ताकि हमें हेल्थ की कोई कॉम्प्लेक्सिटी ना हो या डिजीजेस ना हो। तो ये क्योर से भी पहले की जो स्टेज है ना वो प्रिवेंटिव स्टेज है, और प्रिवेंटिव स्टेज पे ही हमने अगर ट्रेडिशनल मेडिसिन का यूज किया तो आगे आने वाली जो बीमारी होगी वो कम हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें अलग अलग स्टेक होल्डर थे इस समिट में, वो याद रखने की ज़रूरत आपको है नहीं। याद रखने की ज़रूरत आपको ये है कि जो ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन है, इसका जो हमने मतलब ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन ये हमने मतलब इसको इस्टेब्लिश किया है कहाँ पे, हेडक्वार्टर इसका है जामनगर गुजरात में। ये आपको इम्पोर्टेंट है, याद रखने की ज़रूरत है कि ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन हमने सेटअप किया है, और ये सेटअप कहाँ किया है, जामनगर में, और ये जामनगर का है गुजरात में, सौराष्ट्र वाले रीजन में ये आता है, आप सभी को याद रखना है, ठीक है। दिस इज़ द फर्स्ट एंड ओनली ग्लोबल पोस्टेड सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन अक्रॉस ग्लोब। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है बिल्कुल भी। ना हम आगे बढ़ते हैं, जीन एडिटेड मस्टर्ड की बात करते हैं। तो जीन एडिटेड मस्टर्ड होता क्या, देखिए यहाँ पे 2-3 चीज़ें मैंने यहाँ पे यहाँ पे
ये जो पूरा करंट अफेयर है या जो ये यहाँ पे न्यूज है, इसको मैंने इसलिए लिया है ना, मैं यहाँ पे आपको टॉपिक को समझाना चाहता हूँ। जीन एडिट और जीन मॉडिफिकेशन है, ट्रांसजेनिक जीन में क्या अंतर होता है। यहाँ पे ये जो चीज़ें बताई गई है वो उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको ये जानना जरूरी है कि जीन एडिटिंग क्या होती है और जीन मॉडिफिकेशन और ट्रांसजेनिक जीन क्या होती है। देखिए जो ये जीन एडिटिंग होती है ना, जीन एडिटिंग में क्या होता है ना कि जो देखिए ये सपोज क्रॉप है, इस क्रॉप में अगर आप जीन एडिट कर रहे हो ना, तो इस क्रॉप में जो अगर जीन एडिट करोगे आप, तो इसमें कोई भी फॉरेन जीन को आप इंट्रोड्यूस नहीं करोगे, कोई भी फॉरेन जीन को इंट्रोड्यूस नहीं करोगे, मतलब बाहर से कोई भी जीन नहीं लाओगे जीन एडिटिंग में, ठीक है। यानी कि अगर क्रॉप में आप मॉडिफिकेशन कर भी रहे हो ना, तो वो मॉडिफिकेशन क्या होगा, जीन के अंदर ही कोई मॉडिफिकेशन होगा, चाहे उसमें इंसर्ट की, चाहे उसमें उसको उसका जो जीन है वो काट दिया जाएगा, या उसमें जीन अगर बाहर का भी ला रहे हो अगर आप, तो उसी उसी पर्टिकुलर क्रॉप का ही वो जीन होगा, मतलब वो जीन अपने आप को क्या नहीं, प्रोटीन अपने आप उस प्रोटीन रिलीज नहीं करेगा वो जीन, और वो प्रोटीन अगर वो जीन प्रोटीन रिलीज नहीं किया है तो वो अपने आप की जो प्रॉपर्टी है वो नहीं दिखाएगा। कुल मिला के मैं अगर बोलूँ तो जीन एडिटिंग क्या होता है, जीन एडिटिंग में फॉरेन जीन को इंट्रोड्यूस नहीं किया जाता है, और जब फॉरेन जीन को इंट्रोड्यूस नहीं किया जाता है तो जो क्रॉप की जो ट्रेडिशनल जो वो थी वैल्यू थी, उसी को ही थोड़ा बहुत इंक्रीज किया जाता है, यानी कि उसको ट्रेडिशनल लाइन पे ही इसमें एडवांसमेंट किया जाता है, जो कि बिल्कुल सेफ़ है, और इंडिया अभी इसमें ही आगे एडवांसमेंट करती जा रही है। वहीं अगर जीन मॉडिफिकेशन की बात करें तो जीन मॉडिफिकेशन का मतलब हमने फॉरेन जीन को इंट्रोड्यूस किया है किसी भी क्रॉप में, प्लांट में, और उस जीन ने क्या करा है, प्रोटीन बनाया है, और प्रोटीन जब वो बनाएगा तो प्रोटीन बना के वो अपने आप को रिप्रेजेंट करेगा, अपनी प्रॉपर्टीज़ को क्या करेगा, शो करेगा, और इस तरीके से उसमें मॉडिफिकेशन होगा। इस चीज़ को आप यहाँ पे समझ गए होंगे। अब इंडिया के अंदर जो जेनेटिक मॉडिफिकेशन ऑर्गेनिज्म है, उनके लिए रेगुलेटरी बॉडी है हमारे पास, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी है, ये जो कि इस्टेब्लिश की गई थी इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंदर, ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। और ये जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल जो कमेटी है ना, इसको ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर आती है, ये भी आपको याद रखना है। इंडिया के अंदर जेनेटिक मॉडिफिकेशन क्रॉप जैसे कि बीटी कॉटन है, और जो अभी चला था DMH धारा मस्टर्ड 11 की बात कर रहे थे हम, ये दोनों ये क्या है, ट्रांसजेनिक क्रॉप है। और इंडिया के अंदर जो बीटी कॉटन है, याद रखना है आपको, इंडिया के जो अंदर बीटी कॉटन है, इसको 2002 में कॉमर्शियली कल्टीवेट करने की अनुमति दी गई थी जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी के द्वारा। तो आई होप इतना आप समझ पाए होंगे कि जो मैंने ये चीज़ें यहाँ पे आपको बताई, ठीक है ना। यहाँ पे ब्रिक्स की बात करें, ब्रिक्स यहाँ पे न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि अभी इसका 22 एंड 24 अगस्त को समिट होने वाला है जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका में। ब्रिक्स आप सभी को पता है 2001 में एक जिम ओ'नील थे इंग्लैंड के, उन्होंने क्या करा था, एक आइडिया प्रपोज किया था ब्रिक का, सिर्फ ब्रिक का, 4 देशों का जो कि एमर्जिंग कंट्रीज है, और कहा था कि आने वाले टाइम में 21st सेंचुरी में ये जो कंट्रीज होंगी वो बहुत ज़्यादा डेवलप करेंगी। और उसके बाद जब ब्रिक का जब 2009 में जब पहला समिट हुआ था, पहले देख लीजिए इसका हेडक्वार्टर संघाई में है, तो 2009 में जब इसका पहला समिट हुआ था, फाउंड भी हुआ था, उसके बाद 2010 में साउथ अफ्रीका को भी इंक्लूड कर लिया गया, और उसके बाद ये ब्रिक्स बन गया। इस चीज़ को आपको याद रखना है। देखिए अभी 15th समिट होने वाला है कहाँ पे, जोहान्सबर्ग में। इससे पहले जो 14th समिट था वो चाइना में हुआ था, और इंडिया के अंदर 13th समिट हुआ था जो कि 2021 में हुआ था, याद रखना आपको, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इसमें रिसेंट डेवलपमेंट क्या हो रही है, अभी इसकी बात की जा रही है कि इसका एक्सपेंशन किया जाए। एक्सपेंशन किस तरीके से, इसमें चाइना के द्वारा एक बात की जा रही है कि यार अब ब्रिक्स के अंदर ना हमें और दूसरी कंट्रीज़ को भी ऐड करना पड़ेगा, इसको एक्सपेंड करना पड़ेगा, पर इंडिया यहाँ पे थोड़ा सा रिलेक्टेंट है। रिलेक्टेंट यानी अनविलिंग है। रिलेक्टेंट इसलिए कि इंडिया को पता है कि चाइना अगर दूसरी कंट्रीज़ को यहाँ पे मिलाना चाहते हैं तो अपनी लाइक माइंड कंट्री को वो यहाँ पे ऐड करेगा, और फिर उसमें क्या होगा ना कि ये जो चाइना है ना, इस चाइना क्या करेगा, अपने जो मुद्दे हैं ना उनको इंटरनेशनल उस पर प्लेटफॉर्म पे रखेगा और अपनी ही चलाएगा। कुल मिला के अगर मैं बात करूँ तो इंडिया ऐसा नहीं चाहता है। इंडिया चाहता है कि अगर हाँ एक्सपेंशन हो भी तो एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया होना चाहिए किसी भी कंट्री को ब्रिक्स में
ऐड करने के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखेंगे आने वाले टाइम में इस पे एडिटोरियल आएंगे, तो इन एडिटोरियल को भी हम डिस्कस करेंगे अच्छे से कि क्या चीज़ें हैं, एक्सपेंशन क्यों नहीं, अगर इंडिया एक्सपेंशन करवाना चाहता है तो किस तरीके से करवाना चाहता है, और इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं, इन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। बट आज बेसिक आइडिया ले लीजिएगा आप, ठीक है। नाउ यहाँ पे इसकी इस और कुछ ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे नेशनल न्यू डेवलपमेंट बैंक हो गई, जो कि 2014 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था अंडर फुट लाजा, ठीक है। AIB, देखिए एशियन इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक है, और CRA कंटीजेंट रिजर्व एग्रीमेंट है, ठीक है। तो NDB में क्या होता है ना, ये भी क्या करता है, लोन प्रोवाइड करता है अलग अलग सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल सेक्टर में, और इसमें जो शेयरिंग होती है ना, हर कंट्री की जो शेयरिंग है इक्वल शेयरिंग है, याद रखना, ठीक है। और जो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक है, इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर मैंने अभी इसमें टोटल 103 कंट्रीज़ हैं, और इसके अलावा 103 कंट्रीज़ हैं, और इंडिया सबसे ज़्यादा चाइना का शेयर है, उसके बाद इंडिया का इसमें शेयर है, याद रखना सेकंड नंबर पे। जो NDB है ना, ब्रिक्स जितने भी ये पांच कंट्री है, इन सभी का जो शेयर है इस बैंक में वो इक्वल है, ये याद रखना आपको, ये इम्पोर्टेंट है। और फुट लाजा जो डिक्लेरेशन था 2014 का, उसके तहत इसको क्या किया था, इस्टेब्लिश किया था। कंटिजेंसी रिजर्व एग्रीमेंट क्या है, जब भी देखो शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी प्रोवाइड कराने के लिए कंट्रीज़ को, ताकि उनकी जो उनमें जो क्राइसिस आ रहा है किसी भी वो करेंसी से लेकर, तो उसमें उस टाइम पे उनको शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी प्रोवाइड की जाती है कंटिजेंसी रिजर्व एग्रीमेंट के थ्रू, ठीक है। तो आई होप आप इतनी चीज़ें समझ पाए होंगे ये ब्रिक्स के बारे में। एक बार ये ओवरव्यू ले लिया है, उसके बाद अगर अब देखिए इसके जो 22 एंड 24 अगस्त को इसकी समिट है, तो लगातार अब इस पे करंट अफेयर आते रहेंगे, न्यूज आते रहेंगे, तो हम इसको और ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आई होप आज के लिए इतना ही, ठीक है। और अगर आपको चीज़ें अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और किस तरीके से हमें अपनी जो ये न्यूज़ है, ये करंट अफेयर, ये करंट इशू एनालिसिस, इसको किस तरीके से और बेहतर बनाना है, इसके बारे में मुझे ज़रूर बताइए। तो अभी के लिए इतना रखते हैं। जय हिंद दोस्तों।